सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में उसकी क्या हिस्ट्री रही है और उसके बाद कैसे आके अपने मुकाम पर पहुंचा है, पेरेंट्स का कैसा वो रहा है, वो सब जानने की कोशिश मैं करूंगा। सो जतिन सरना की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वैसी थी जैसी हर एक नवयुवक की या एक यंगस्टर की होती है। वो एक तुगलक का डायलॉग है ना कि क्या डायलॉग है, बड़ा प्यारा सा। मैं भी तुम्हारी तरह यंग था जब मैं आया था और उस पे खड़ा हुआ था, और ऐसे ख्वाब देखने की उम्र है, तमाम आलम को फतेह करने की उम्र है। तो वही वो था। बट क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से था, फैमिली का अपना एक बिजनेस था, वो करना नहीं चाहता था। सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं कुछ ऐसा करूं जो फेमस होने के जैसा हो, जिससे लोगों तक मैं पहुंचूं, लोग मुझे जाने। क्रिकेटर बनना ऑप्शन है, बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि 11 लोगों ने खेलना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो स्ट्रगल बड़ा लंबा हो जाएगा क्रिकेटर बनने का, क्योंकि देश में सिर्फ 11 ही खिलाड़ी खेल पाएंगे और देश की आबादी बहुत ज्यादा है। तो वो आइडिया ड्रॉप करने के बाद मुझे लगा कि एक एक्टिंग का जो शुरू से कीड़ा था वो था अंदर, तो मुझे लगा कि ये कुछ मजेदार चीज है, इसको करता हूँ। और क्या होता है कि जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू हो जाता है ना शुरुआती दौर में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आसपास के जो लोग थे, दोस्त थे, वो काफी प्रोत्साहन देते थे, वो बहुत इंश्योर करते थे कि तू जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, हमको अच्छा लगता है देखने में।
तो वहां से मुझे श्योरिटी मिल गई थी कि ये काम मैं कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ आई थिंक वो जो बीज था वो डला एक्टिंग का, कि जब मैंने डिसाइड किया कि एक्टर बनना है, और उसके बाद वो जर्नी शुरू हो गई। फिर मंडी हाउस से गुजरते वक्त मुझे, तुम्हें भी याद है, हमें भी याद है, वो जो बाहर एक सर्कल गोल चक्कर है, जो एनएसडी श्रीराम सेंटर के बाहर जो मेन जो गोल चक्कर है, जो तीनों चारों ऑडिटोरियम्स को बांधता है, चाहे वो कमानी हो चाहे श्रीराम सेंटर, तो उस पार्क में बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ करते हुए देखा है। कभी कोई नुक्कड़ नाटक कर रहा है, कोई नाटक की रिहर्सल कर रहा है, कोई चीख चीख कर स्पीच बोल रहा है, कोई गेम खेल रहा है। तो वहां मुझे देख के हमेशा लगता था कि यार यहाँ कुछ होता है जो मेरे मतलब का है, क्योंकि मेरे घर से, मतलब मैं जमुना पार रहता था, तो उस तरफ जाने का मौका तभी मिलता था जब कोई काम होता था। तो वहां से जाते हुए रियलाइज हुआ कि ये करना है। और क्योंकि मैं सीधा फिल्मों में, मुझे पता था कि शायद एंट्री इतनी आसान नहीं होगी, तो हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल थे, चाहे वो नसीर साहब हो, पंकज जी हो, या फिर ओमपुरी साहब हो, मनोज जी हो, इरफान खान साहब हो। तो इन सब के एग्जाम्पल हमारे सामने थे कि ये लोग थिएटर जैसी विधा से होकर निकले हैं। जो भी स्टार बेटा नहीं है वो थिएटर से होकर निकलता है। तो वो शायद मुझे लगा कि मुझे इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने श्रीराम सेंटर में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद 2 साल का कोर्स किया, वहां पे लग के मेहनत की, और करीबन 3.5 साल रेपेटरी कंपनी में भी गुजारे उनके साथ प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे करके शुरुआत सारी जो है वो हुई थिएटर में। क्या बात है, क्या बात है। आई नो जतिन, आपने भी हर एक एक्टर की तरह सबसे पूछा जाता है कि तुमने प्लेस किए हैं, क्या तुमने इतने नाटक किए हैं, और जो जिसको भी स्टार्ट करना होता है वो सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला जाता है। फिर वहां जाके पता चलता है यार मुझे तो, अब मैं अगर मुझे सीखना है तो पहले मुझे और सीखना पड़ेगा। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? किसी ने पूछा था कि नाटक किए हैं कि नहीं? हाँ, मेरे को श्रीराम सेंटर में पूछा गया था, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया था। वहां मेरी मुलाकात हुई एनके शर्मा सर, रॉबिन दास, और इत्तेफाक से इरफान खान साहब भी वहां मौजूद थे। क्या बात है, क्या बात। मैं इत्तेफाक से पहुंच गया वहां, ऐसी मुझे पता नहीं था। मुझे इतना पता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थिएटर का कुछ होता है, तब तक श्रीराम सेंटर का नहीं पता था मुझे। तो मैं वहां गया और ये लोग बातचीत कर रहे थे। इरफान खान साहब अपनी फिल्म आई थी उनकी, रोग आने वाली थी, उसकी कहानी सुना रहे थे वो उनको, कि ऐसे ऐसे स्टोरी है पंडित जी, ये होता है वो होता है। तो एक यंग उत्साहित लड़के की तरह मैंने भी जाकर अपनी टांग बीच में खामाखा जाने बुझे, बिना जाने बुझे अड़ा दी जी। मैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब पता नहीं, एनके शर्मा सर का तुम्हें पता होगा, एनके शर्मा सर डांट के भगा देते हैं लड़कों को, अब वो एंटरटेन नहीं करते हैं। बट पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी शायद, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ बताओ क्या है तुम्हारे पास, क्या स्टोरी है। तो उस दौर में दिल्ली में बहुत नामी चोर था, बंटी चोर उसका नाम था, और बंटी चोर जिसपे फिल्म बनी थी ओए लक्की लक्की ओए जी, उसके बारे में मैंने कुछ न्यूज़पेपर में इकट्ठा करके मैं एक कहानी लिखनी मैंने शुरू करी थी, उसकी जिंदगी पे लिख रहा था मैं कुछ। तो वो मैं उनको सुनाने लगा, इनके शर्मा सर को। तो वो सुनने लगे, थोड़ी देर सुनाने के बाद फिर जब वो कहानी थोड़ी जितनी लिखी थी वो खत्म की, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना है। तो उन्होंने बोला बेटा तुम ग्रेजुएट हो? मैंने कहा नहीं सर मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। बोले नाटक करें कुछ? मैंने कहा कुछ भी नहीं है। तो बोले बेटा तू श्रीराम सेंटर चला जा, वहां पे तेरा कुछ हो जाएगा, वहां पे अंडर ग्रेजुएट्स को लेते हैं, सो यू गो देयर। मैं श्रीराम सेंटर पहुंचा, वहां का फॉर्म लिया, भर दिया। भरने के बाद मुझे कॉल आ गया, मोनोलॉग आ गया, पिच्छू नाटक का मेरे साथ। जी जी। काज सर जो हमारे आर्टिस्टिक डायरेक्टर थे वो भी बैठे हुए थे। तो मैंने वो स्पीच शुरू करी और मैं स्पीच भूल गया, मैं स्पीच भूल गया, मैं ब्लैंक हो गया। मतलब मैंने 2 शब्द शुरू किए थे और उसके बाद आई वाज लाइक ओह गॉन। मुझे लगा कि खत्म भाई, अब कोई नहीं बचा सकता है मुझे। एंड देन दे सेड कि ठीक है चलो जाओ। तो मैं जाने लगा तो वापस मुड़ा और मुझे लगा कि यार ऐसे तो नहीं जाऊंगा, आया हूं तो एंटरटेन करके तो जाऊंगा इनको। सो मैंने ऐसे ही अपने बचकानेपन में बोल दिया। मैंने कहा सर एक बच्चन साहब की स्पीच है खाकी फिल्म से, वो सुना दूं? सो अवतार सारी साहब का मूड अच्छा था शायद उस दिन,
उन्होंने बोला हाँ सुना, तो मैंने वो सुनानी शुरू करी, और सुना के जब मैंने खत्म करी तो मुझे ये था कि मेरा एडमिशन हो ना हो, लेकिन मैंने कुछ देर के लिए एक ऑडियंस को एंगेज करके रखा, मेरे लिए बहुत है। और क्या बात है। फिर मैंने मुश्ताक सर ने मुझे बोला पीछे से कि नाटक देखे हैं? मैंने कहा नहीं। पढ़े हैं? मैंने कहा नहीं। कुछ जानते हो थिएटर के बारे में? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है बेटा तू जा। मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली मुझे कॉल आ गया और उन लोगों ने मुझे एडमिशन दे दिया। और तब से पूरे सर ने मुझ पर रखते थे, बाहर कोई नाटक का बोर्ड लगा है, उसका राइटर कौन है, उसका उसमें कौन कौन काम कर रहा है, किस रेपेटरी कंपनी का है, किस कंपनी का है, वो सारी डिटेल पढ़नी होती थी मुझे और बतानी होती थी। मैं लगातार श्री राम सेंटर की लाइब्रेरी में बैठा रहता था, खूब नाटक पढ़ता था, क्योंकि वो मुझे कभी भी सवाल कर सकते थे, वो कभी भी आके पूछ सकते थे कौन सा नाटक पढ़ा। और अगर उनको ऐसा मैंने बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करी कभी कि सर मैं लाइब्रेरी में था और पढ़ रहा था, होता मैं अपने दोस्तों के साथ था, तो वो फटाक से पूछ लेते थे हेडलाइन क्या थी न्यूज़पेपर की बता, तो ब्लैंक हो जाता था। तो इतनी उन्होंने मुझ पे पहली नजर रखी थी मुश्ताक सर ने कि बेटा टाइम खराब करने के लिए 2 साल नहीं है तेरे पास। सो आई थिंक वो फोकस, वो दृढ़ता जो थी वो बहुत जरूरी थी, जो 2 साल में मैंने वहां दी, और शायद उसका नतीजा जो थोड़ा बहुत कर पाता हूँ इस वजह से। वेरी ट्रू। जब भी थिएटर का नाम आता है ना, और थिएटर के साथ साथ पैशन, पागलपन, डेडिकेशन, ये सारे वर्ड्स आते ही आते हैं। और थिएटर में आई नो आपने स्क्रिप्ट का नाम लिया, लाइब्रेरी का नाम लिया, बुक्स पढ़ने का नाम लिया, फिल्म देखने का नाम लिया, लेकिन जतिन सरना ने क्या वहां एनएसडी की दीवार पे चढ़ के अपने नाटक के फ्लेक्स भी लगाए हैं, क्या फ्लेक्स का डिजाइन भी करवाया है? क्योंकि ना एक्टर्स को बड़ा आसानी से लगता है यार ये सेक्रेड गेम्स में आ गया, ये सोन चिड़िया में आ गया, अब 83 में आ रहा है। 83 के लिए मैंने पूरा का पूरा आपके लिए अपने दिल में बहुत सारी चीजें रखी हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से क्रिकेट खेला हूं और मैं बादाम शॉट से लेके नेटराज शॉट से लेके एक एक चीज पर डिटेलिंग में बस बात करने वाला हूं बहुत जल्दी से। सो बैकस्टेज का कितना बड़ा आपके जिंदगी में एक बैकबोन रहा है? आई थिंक ये बात कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप कुछ भी जो करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, वो आपके अनुभव में आता है, और वो आपको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ देके जरूर जाएगा। इस थॉट के साथ हमने, क्योंकि क्या होता था जिस समय में हमने वो किया था ना थिएटर, तब चीजें हमें फोकट में नहीं मिलती थी, हमें कमानी पड़ती थी। हमें कभी भी, क्योंकि मैं श्री राम सेंटर में था, मुझे हमेशा कोफ्त होती थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन कब होगा या मैं कैसे जाऊंगा। मुझे उन स्टूडेंट्स से कोफ्त होती थी, कोफ्त इन द सेंस आई एनवी देम। मुझे मतलब वो क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में, मतलब मुझे वो होता था कि यार एक अंदर ही अंदर वो रहता है, इनको इतना कुछ मुहैया कराया जा रहा है, मतलब वो अगर नाटक करने जाएंगे तो उनके पास प्रॉपर उस नाटक की ड्रेस होगी, एक खूबसूरत सा सेट लगेगा, पूरा म्यूजिक होगा, लाइट होगी, 8-8 10-10 शो करने को मिलेंगे, इनकी टिकटें बिकेंगी, खूबसूरत सा ब्रोशर इनका बनेगा, तो इतना कुछ उनके पास था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास होता है। तो जब मैं श्री राम सेंटर में आया तो मेरे ख्याल में मेरे लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मैं श्री राम सेंटर में ही मेरा एडमिशन हुआ, क्योंकि मैंने वो सब विधाएं सीख ली जो मैं शायद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में होता तो मैं चूक जाता। हालांकि वो सब भी वो कर रहे हैं, लेकिन जिस ग्राउंड लेवल पे जाके हमने किया वो अलग अनुभव है। और जो बात तुम कह रहे हो पोस्टर डिजाइन करने की, सेट लगाने की, तो बहुत खूबसूरत सवाल है राहुल। और मैं बता दूं, हमारे टाइम में एक लोहे का बोर्ड होता था 6x4 का, वो लोहे का बोर्ड, क्योंकि तब फ्लेक्स का दौर नहीं था, 2006-08 की बात कर रहा हूँ, तब फ्लेक्स का दौर नहीं था, तब हाथ से पेंट करके पूरी प्ले की डिटेल लिखी जाती थी, और सिर्फ डिटेल होती थी, फोटो नहीं होती थी, और पोस्टर नहीं छपते थे। जब मैं स्टूडेंट था श्री राम सेंटर में, मेरा याद है, मुझे पहला नाटक था स्पार्टेकस, तो रेपेटरी कंपनी का हमारे प्ले से जस्ट कुछ दिन पहले रेपेटरी कंपनी का प्ले था। वो हमको ये था कि भाई नाटक है हमारा, पोस्टर लगाओ, फ्लेक्स लगाओ, लोग आएंगे कैसे, पब्लिसिटी होगी कैसे।
अथॉरिटीज ने हाथ खींच लिया कि नहीं वो सब हम नहीं करेंगे, तुम्हारा एक बोर्ड लगेगा, वो लग जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव इट, वो फ्लैक्स लगा सिर्फ उसी दिन सुबह वो उस दिन या एक दिन पहले वो बोर्ड बना, लोहे के बोर्ड पे एल्यूमिनियम की शीट होती थी, उस पे पेंट करके हाथ से लिखने आता था एक कारीगर, वो लिख के उसने लगाया। अब हमने कहा कि भाई लोगों को कैसे बताएं, तो पोस्टर चाहिए। तो हमने नोटिस बोर्ड पे जो पोस्टर लगे होते थे जिनकी डेट हो चुकी होती कंप्लीट, जी, उसके बाद से वो बॉडी में आ गया था। कोई भी सेट है अपने हाथ से ठोकना, खुद अपने हाथ से पूरा का पूरा सेट उठा के ले जाते थे हम लोग। और मुझे आज भी याद है जो तुमने बात करी सोन चिड़िया या सीक्रेट गेम, और ये जो भी जानते हैं मुझे वो आज भी इस बात को मानते हैं। मैं आज भी अपने नाटक जब करने जाता हूँ, बिल्कुल आज की ताजी बात बता रहा हूँ, मैं आज भी अपना फ्लेक्स लगाता हूँ जाकर, मैं खुद लगाता हूँ। मैंने इसी अभी पिछले वीर अभिमन्यु का शो था, मैं खुद सुबह वैसे ही जैसे मैं थिएटर किया करता था अपने पुराने दिनों में, मैंने जाके सुबह फ्लेक्स लगाया, मैंने जाके पैम्फलेट बांटे हैं, मैंने जाके प्रमोशन किया है, और मैं करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि उससे खूबसूरत अनुभव मेरी जिंदगी में मुझे मिला नहीं है। डायरेक्ट नहीं हो सकता जो वो करने का, क्योंकि हमारे पास सहूलियत नहीं थी, हमें खुद से ही सब कुछ बनाना होता था, खुद से ही सब कुछ अरेंज करना होता था, अपने ही पैसा लगाना होता था। और ये आपको इतना कुछ देगा ना मेरे दोस्त, जो थिएटर करना चाहते हैं कर रहे हैं, ये आपके बॉडी में आ जाएगा। कल जब आप काम करने जाओगे फिल्म सेट पे, अपना नाटक करोगे, आपको पता होगा आपने क्या किया है, आपको पता होगा चीजें कैसे होती हैं। तो इतना हेल्पफुल है ना ये। कई बार खून निकला है, हाथ से खून निकलता था तो मैं सोचता था आज मेरा नाटक हिट होगा। वो कहते हैं ना, ये विधा खून पानी पसीना मांगती है आपका, तो वो सब दिया है। और आई थिंक उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत थिएटर के फ्लोर ने बख्शी है कि हमेशा रिस्पेक्ट मिली है लोगों से, हमेशा प्यार मिला है, जो भी किया उसको लोगों ने पसंद किया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि जितना हम मैंने किया है और जितना उसके जो भी मिला है। सो मैंने खुद जतिन आपको उस समय अभी कुछ दिन पहले हम लोग इंदिरा गांधी आर्ट सेंटर में परफॉर्म कर रहे थे। सो आपका एक नाटक की रिहर्सल वहां पर हो रही थी, और मैं आपको बता नहीं सकता, अरविंद गौर सर और पूरा अस्मिता की टीम वहां पर थी। आप लोग उस तरफ प्रैक्टिस कर रहे थे, और जितनी खूबसूरती से, आई थिंक तलवार भाला वो सब कुछ था आपके पास, और नाटक की रिहर्सल इस तरह से हो रही थी कि मतलब आज आखिरी रिहर्सल, मतलब इसके बाद कभी जिंदगी में रिहर्सल होगी नहीं। ये अरविंद सर के वर्ड्स थे, क्योंकि उन्होंने हमको सच में दिखाया कि यार ये देखो, ऐसा ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एक लड़का ऐसा है जो ऊपर तक पहुंच कर आया, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं भूला, जो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। बीइंग अ थिएटर एक्टर मैं बस ये थोड़ा सा बोल सकता हूँ। और जतिन, जब भी नाटक की कोई भी स्क्रिप्ट आती है तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? मतलब कोई भी XYZ कोई भी स्क्रिप्ट जब आती है तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? मैं एक चीज जो मैंने सीखी थी और जो मेरे अनुभव में आई, या जो भी मैं समझ पाया अभी तक, वो ये थी कि मैं जैसे ही स्क्रिप्ट आती थी, पहले क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले हम पढ़ते वक्त रोल चुन लेते थे, जो जब हम नादान थे कि यार ये रोल मुझे, ये मेन रोल है, ये करना है, तो इसके हिसाब से पढ़ना है, जो कि गलत था, जो कि बहुत गलत था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नाटक को न्यूट्रल वे में पढ़ता हूँ, जो कि करना चाहिए, जो कि कोई भी जो नया हो या पुराना हो, वो इस बात से, नया हो तो वो समझ ले, जो पुराना है वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि मैं नाटक को पढ़ता हूँ। एक बार पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बार में आप पढ़ते ही हो, बस आप बहुत कुछ समझ नहीं पाते हो, फिर दोबारा पढ़ते हो, तब आपको चीजें समझ में आने लगती है, तीसरी बार आपके दिमाग में पिक्चर चलती है और किरदार आपको समझ में आने लगते हैं क्या है। तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं उस हिसाब से पढ़ता हूँ, 2-3 बार मैं पढ़ता हूँ, ताकि मैं बात क्या हो रही है प्ले के अंदर, नाटक क्या कहना चाहता है। एक तो हमें पता ही होता है कि ये नाटक है, इसमें ये राइटर कहना चाहता है, ये बात हो रही है। एक होता है कि आप क्या कंसीव कर रहे हैं उससे, आपको क्या समझ में आ रहा है, यू नो, कैरेक्टर्स क्या है। तो वो उस हिसाब से मैं इसको 3 बार पढ़ता हूँ, और
जो सबसे पहली बात मुझे समझ में आती है वो कि इससे मुझे क्या कहना है ऑडियंस को। मैं ऑडियंस के लिए अगर ये नाटक करने जा रहा हूँ या करूंगा, या कोई मैं नाटक डायरेक्ट करना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा मोटिव होता है वो चीज फाइंड आउट करना है कि, क्योंकि हम ये जो कोई भी कहानियां पढ़ते थे या होती थी, हम हर बार ये देखते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो वो मॉरल को हमने निकालना है कि मॉरल क्या है, इससे हम बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि थिएटर हो, फिल्म हो, ये आईना है समाज का। तो हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम समाज को बता सके कि समाज में हो क्या रहा है। तो हमारे को वो क्लियर होना चाहिए हमारा मोटिव क्या है। तो वो करने के बाद मैं फिर कैरेक्टर पे आता हूँ कि कैरेक्टर क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन से, या तो कोई कैरेक्टर हमारे दिमाग में वैसा है जो रियल लाइफ में हमने देखा है, उसको लाना, और अगर नहीं देखा है तो उसको कैसे बनाना है, फिर उस पे जो है जंग लड़ी जाती है, शुरू किया जाता है। जितिन, जो भी मतलब अभी के न्यू जॉइनर्स जो भी थिएटर में है, या थोड़ा जिनको भी वक्त हो गया है, तो मैंने बहुत बार देखा है, एक तो सबको बहुत जल्दी है। मतलब बॉम्बे में सबको ये कहता हूँ कि बॉम्बे सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है, सबको बहुत जल्दी है। मतलब अगर किसी ने ये भी बोल दिया कि जाओ थोड़ा सा थिएटर करके आ जाओ, तो थोड़ा सा थिएटर करने का मतलब है कि 10-12 नाटक भी उन्होंने कर लिए, तो लगता है नहीं यार अब तो सब कुछ हो गया, अब तो पंकज त्रिपाठी भी हो गए, नवाजुद्दीन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 10-12 तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये भी मैंने ज्यादा बता दी शायद। प्लीज थोड़ा सा उनके लिए भी एक्सपीरियंस अगर आप। हाँ, मैं समझ गया राहुल, इस पे भी मैं बता देता हूँ। लेकिन मेरी शर्त ये है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको ये लोग जो आपको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो समझें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सके तभी इन बातों का मजा है, वरना कोई मजा नहीं है। तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 3 नाटक अपने कोर्स में किए, और 3 नाटक करने के बाद मैं भी अपने बाकी बैचमेट्स की तरह बॉम्बे जा सकता था। मतलब मेरा आधा बैच जो है वो बॉम्बे में था 2 साल का कोर्स करने के बाद। और मैं लेकिन श्री राम सेंटर में रेपेट्री कंपनी में, पहले मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया एडमिशन के लिए, तो वहां मुझे एडमिशन मिला नहीं। तो फॉर्चुनेटली मुझे रेपेट्री कंपनी श्री राम सेंटर ने अपने पास रख लिया। उन्होंने बोला हमारा अपना प्रोडक्ट है, और नौशाद जी ने ऑडिशन देखा, उन्हें बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने मुझे रख लिया कि तुम हमारे साथ काम करोगे। मैंने करीबन हर साल के 4 नाटक करे, और करीबन 3 साल करे, जब तक मैंने रेपेट्री कंपनी छोड़ी नहीं। 4, 4, 8, 4, 12, 12 और 3, 15, 15 और 2 एक रिवाइज्ड नाटक थे, वो 18 नाटक मैंने 5 साल के करियर में करे। और करने के बाद भी मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता है, और मुझे अभी और देना चाहिए अपना टाइम श्री राम सेंटर या किसी भी कंपनी को। क्या बात, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत कच्चा हूँ। आज भी मुझे लगता है, आज भी मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है भाई। जिस हिसाब की परफॉर्मेंसेस लोग दे रहे हैं, वेरी ट्रू, चाहे हॉलीवुड हो, आप पागल हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, अब आप हो कहाँ। तो जो भी इस फिराक में जो ये समझते हैं कि मैं 2 नाटक, अरे यार हमने 2 साल दिए पार्ट टाइम कोर्स में, जबकि 5 से 8 बजे की क्लास होती थी शाम को। मैं सुबह 11 बजे से आके बैठता था श्री राम सेंटर में, लाइब्रेरी में बैठा रहता था, बाहर बैठा रहता था, पढ़ता था और ड्रामे की बात करता था। आजकल के लड़के लड़कियां जो भी आते हैं, उनको 2 घंटे में सब कुछ चाहिए, और वो 2 दिन क्लास करेंगे सैटरडे संडे, कैसे होगा? बाकी 5 दिन आपको अय्याशी चाहिए। आप किसी भी एक्टिंग कोर्स को समझते हैं ये तो कॉलेज का अड्डा है, आप आए, आपने मस्ती करी, लड़के लड़कियां अपना जो उनको जो भी उन्हें करना होता वो सब अपना वहां एंजॉयमेंट करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उनका कुछ होता नहीं है, फिर वो गालियां देते हैं, वो इंस्टीट्यूट को गाली देते हैं, वो अपने टीचर्स को गाली देते हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को गाली देते हैं, वो पूरा फिर वो नेपोटिज्म भी उस पे ले आएंगे, उसको भी गाली देंगे, सब करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप अपना वक्त दो, आप जितना वक्त दोगे ये उतना आपको पे बैक करेगा। आपने वक्त दिया होगा, आपने चीजों को समझा होगा, तो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा, तो आप कहीं भी जाकर किसी को भी फेस कर सकते हैं। क्यों कहते हैं पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप आर्ग्यू कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास पढ़ाई लिखाई की नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो क्या क्वेश्चन करोगे? मूर्खतापूर्ण बातें करोगे। तो मुझे लगता है मैंने इसीलिए अपना समय दिया पढ़ने में, और ज्यादा से ज्यादा इसीलिए मैं आज तक नाटक करता हूँ, क्योंकि जब अजीब विधा है, ये आपको अलग लेवल पे ले जाती है, और वो इसलिए जरूरी है। तो बिल्कुल जितना कर सकते हो करो,
बिल्कुल सही कह रहा था राहुल तू कि 2 घंटे की तो फ्लाइट है, 2 ही घंटे की तो फ्लाइट है, और क्या। चले जाओ, कभी भी चले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को घर वापस आ जाओ, इतना ही है। तो आराम से। इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग रादर देन जस्ट टाइम पास किया और सोचा कि हम एक्टर बन गए। आधे लोग तो एडमिशन लेने के बाद सोचते हैं हम स्टार हैं, हम एक्टर हैं। उनको गलतफहमी दूर करनी होगी, बहुत समय देना पड़ता है दोस्त। 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल लोग अपना समय दे देते हैं और तो भी कुछ नहीं कर पाते बेचारे। सोचो हम और आप तो कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको कुछ एक मौका मिल गया है, वरना ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां बिता दी और वो बॉम्बे में आज भी इतने बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद वो बॉम्बे में सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। सो कम प्रिपेयर्ड। आप कहते हैं ना योद्धा रोज जंग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि योद्धा अपनी तैयारी करना छोड़ दे, अपने अस्त्र शस्त्रों को ऐसे ही डाल के छोड़ दे। उसको रोज अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करने पड़ते हैं कि किसी दिन भी जंग का बुलावा होगा और आपको जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, जाना पड़ेगा। इस तरह से अपनी विधा को स्ट्रॉन्ग करें। जो लोगों को ये लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं है, आप अपनी बाहर बहुत सारे ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, अरविंद गौर साहब का ग्रुप है, आप कर रहे हैं काम, आप वर्कशॉप देते हैं राहुल, तो आप सब ओपन है, आइए ज्वाइन करो, करो और अपना काम बना लो, किसी को कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज आई थिंक जतिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आई नो बहुत बड़े लोग हैं फिल्म्स और उस पर बात करने के लिए, लेकिन ये जो मैंने ये थिएटर से जो मैंने सीखा है ना, वो आई थिंक आप बिल्कुल एग्जैक्टली समझ पा रहे हो। जतिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक 25 से 30 साल के बीच का एक लड़का है, वो खुद बॉम्बे जाके खुद एक्टर बनना चाहता है, लेकिन क्यों वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है, जतिन सरना क्यों विकास बारे के बारे में सोचता है, क्यों प्रियंका के बारे में सोचता है, क्यों प्रिज्म सोसाइटी बनाता है, वो अकेला भी तो जा सकता था। क्यों दोबारा मंडी हाउस के नीचे वो पेड़ पर बैठकर पूरी टीम को वहां पर बैठाकर उनकी छोटी छोटी बातें सुनता है, देर रात तक बैठा रहता है। क्यों, मतलब आप दूसरों को हमेशा साथ में रखने का जो जज्बा है, ये आदत कहां से आ गई यार? ये क्रिएटिव आर्ट है, एक्टिंग बहुत क्रिएटिव आर्ट है। ये ना दूसरे के बिना मुमकिन नहीं है। और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मैं कुछ नहीं था। मैं एक ऐसा आदमी था जो अपनी पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रहा था। I can understand। तब इन्होंने मेरा साथ दिया था, तो मैं इनको छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को मैं बनने में मदद करी है, जो भी मैं हूँ। अब मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं भी एक बच्चा जब श्रीराम सेंटर से निकला था, जब रेपेट्री कंपनी छोड़ दी थी, मेरे पास कोई था नहीं जिसको मैं कहता कि मेरे लिए नाटक बना दे या मुझे ले ले वो अपने नाटक में, था नहीं कोई। एक राजनारायण दीक्षित थे, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा नाटक दिया था, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, और वो नाटक इतना बड़ा हिट हो गया कि उसने मुझे बाहर मंडी हाउस में, श्रीराम सेंटर के बाहर मुझे इतनी ख्याति दी कि लोग सम्मान से मेरे को पूछने लगे, नाम लेने लगे। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मुझे समझ में आया कि इस आदमी ने जैसे मेरी मदद करी है, ऐसे बहुत से लोगों को मैं देखता था जिनके पास कोई चारा नहीं था कि वो जाए कहाँ। उस दौर में एंट्री हुई विकास बाहरी की, कि वो एक प्ले लेकर आया अजनबी, और हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, और वो एलटीजी रेपेट्री कंपनी का वो था, वहां काम करता था। वो एक लेकर आया एल्बर्ट कामू का नाटक अजनबी लेकर आया, बोला कि ये नाटक कर रहा हूँ और ये तुमको रोल करना है, मेन रोल। मैं इसको जानता नहीं था, कुछ नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक नया लड़का 25-26 साल का आके मुझे, उसको पता है श्रीराम सेंटर रेपेट्री कंपनी में काम कर रहा है, वो आके मुझे कहता है ये नाटक आपको करना है, ये स्क्रिप्ट आप पढ़ लो। मैं उसके जज्बे को सलाम करने लगा, मैं उन लोगों को सलाम करने लगा जो अपने चीजों को लेके पक्के हैं। हमने नाटक शुरू करा, हमने टीम जोड़नी शुरू करी। वो करते करते कब प्रिज्म थिएटर सोसाइटी विकास ने रजिस्टर करा दिया, वो खड़ा हो गया पूरा जो ग्रुप, और लोग आने शुरू हो गए। हर एक बच्चा जो नया आता था, जो दूर बैठकर उस ग्रुप को देखता था, मैं उसको पास बुला लिया करता था कि आजा, क्या चाहिए तेरे को? क्या बात है, वाह क्या बात है। करना है तो मैंने बोला आजा थिएटर कर, कौन रोकता है, कल से काम पे लग जा। वो काम पे लग जाता था।
चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, सबको ऐसे ही बुलाया, आजा, क्या देख रहा है, आजा। आते गए और कब वो ग्रुप 4 लोगों से 40 और आज 100 लोगों का ग्रुप हो गया है, जिसमें कोई, मैं कभी भी नाटक करने जाता हूँ 1 रुपया नहीं मेरे से कोई मांगता, 1 रुपए की बात नहीं करता कोई। और मैं बोलता हूँ कि अगर नाटक ने पैसा कमाया, मैं 1 रुपया नहीं लेके जाऊंगा, आप सब जो आएगा आप सब बांट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो लोग हैं, तो इन्हें कैसे भूल जाऊं, इनको भूल ही नहीं सकता। इन्होंने तब साथ दिया है। ये आज भी जब नाटक करता हूँ कोई एक आवाज नहीं करता, खुद अपने पैसों से पैसे लगा के ऑटो करके बसों से कैसे किराए भाड़े भर के आते हैं रिहर्सल स्पेस में, साथ में खाना खाते हैं, एक कम्युनिटी आर्ट है, सब खाना खाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, सब तभी तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। हाँ, साथ में ग्रो कर रहे हैं। सो आई थिंक बिल्कुल इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ विकास बाहरी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अदर फ्रेंड्स जो मेरे वहां पे बहुत सारे, गिन्नी हो, अंकित है, राज है, जितने तमाम लोग हैं, कपिल है, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल साथ दिया हमेशा। और मैं इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। एंड वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश थे जब अभी आपने सिविल लाइन में आके उस एक जगह को ही आपने जहां हमने अभी कोर्ट मार्शल नाटक भी किया था, सिविल लाइन में आई थिंक प्रियंका ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, तो उस इतनी खूबसूरत जगह थी वो, उस खूबसूरत जगह में ही तमाम लोग आ गए और क्या कमाल प्रोग्राम हुआ था वहां पर। वो देखो, ये वही बात है, ये आप समझते हो, ये अरविंद गौड़ साहब समझते हैं, आप समझते हो, सैयद आलम साहब समझते हैं, और राज नारायण दीक्षित समझते हैं, और वो तमाम लोग जो अपने आप को रोज गलाकर अपने आप को इतना बड़ा सब कुछ, यू नो, उस थिएटर का जो जज्बा है उसको सलाम करते हुए, उसके मायनों को समझते हुए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसीलिए हो पाता है, इसीलिए सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहे आप हो, हम हो, चाहे कोई, एक दूसरे के ग्रुप की इज्जत करते हैं, चीजों को समझते हैं, काम को सम्मान करते हैं। मैं वही कहता हूँ सबको कि थिएटर वाले हो सकते हैं अपनी अपनी रिहर्सल में इतने मशरूफ रहते हैं, दिल्ली में मिलते नहीं है, लेकिन वो सबको पता रहता है यार आज ही उसका बोर्ड लगा हुआ है, कहीं गलती से किसी ने फाड़ तो नहीं दिया, आज ही उसका बोर्ड लगा है। हम तो कितनी बार फोन भी कर देते थे कि यार आज तुम थोड़ा सा बोर्ड साइड कर लो, आज हमारा नाटक का हो जाए। सो ये बड़ा ही खूबसूरत एक वो चीज रही है। जतिन, मेरी तेरी मुलाकात भी ऐसी हुई थी, जिनको नहीं पता उनको बता दूं तो राहुल एक बड़ा डेडिकेटेड लड़का मैंने हमेशा से देखा है, स्वभाव का बहुत अच्छा, बोलने में बड़ा प्यार से बोलने वाला, और हर बार मैं इसको देखता था, प्ले होता था तो जाकर बोर्ड लगाता था। अपनी एक टीम होती थी मेरी 4-5 लोगों की जो रातों रात बोर्ड लगाते थे, सारी तैयारी करते थे। तो इसी तरह से होता है, एक दूसरे को देख के लोग सीखते हैं। लेकिन एक बात जो सबको नहीं पता, मैं बस बता देता हूँ कि बहुत ही आई थिंक 10 साल हो गए, एक बार ऐसे ही श्रीराम सेंटर में हमारे अस्मिता थिएटर ग्रुप का एक नाटक था, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात पे, तो पूरी ऑडियंस और सब लोग एक साथ हो गए थे कुछ बात, अब तो बहुत वक्त हो गया, लेकिन अरविंद सर मेरे पीछे थे और जतिन सर ना वॉज देयर। मैं सबको बस बता रहा हूँ उस वक्त में जब अभी कुछ भी नहीं हुआ था। सो यू वर द वन जो सर को बोलते बोलते, सर प्लीज देखो आपका बहुत बड़ा नाम है, आप मत पढ़ो इस चक्कर में, सर आप प्लीज इधर आ जाए। वो बातें मुझे आज भी याद है, और भी कुछ देर पहले मैंने अरविंद सर से बात भी की थी, तो वो रिस्पेक्ट है और वो मुझे हमेशा दिखता है। एक बड़ा ही मेरे दिल के करीब क्वेश्चन है जतिन, दिल्ली में मालूम है सबको कि श्रीराम सेंटर बुक करना हो तो करीब 45 से 50 हजार रुपए 3-4 घंटे के, कमानी बुक करना हो तो 60,000, कमानी बुक करना हो तो 5 घंटे, कमानी बुक करना हो तो 96,000 रुपए है। हम तो अरविंद सर बुक कर देते हैं, कैसे करते हैं हमने कभी पूछा नहीं। अब आपको प्रिज्म से अगर बाहर नाटक करना पड़ता है और ऑब्वियसली श्रीराम सेंटर में भी करना पड़ता है, आप लोग कैसे कैसे पैसे जुटाते हो इतने सारे? पहली बात तो मैं वो बड़ी क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ, ये जो बात है ये थिएटर में आने से पहले हमें सिखाई जाती है कि जो रेडी है अपने आप को फूकने के लिए वो आ जाओ थिएटर में। हमें नहीं पता था तब, ये मजाक लगता था, लेकिन बाद में समझ में आया। तो ये बढ़ते हुए रेट को लेके बड़ी दिक्कत होती थी। पहले तो सपना होता था कि मतलब मैं जब तक रेपेट्री में था तब तक तो श्रीराम सेंटर मेरे लिए घर था, तो मैं कभी भी जाके परफॉर्म करता था, हमारे नाटक लगे होते थे। लेकिन जब बाहर निकला, जब प्रिज्म से हम लोग काम करना शुरू किए, तब हमारे लिए सपना था कि कब मिलेगा श्रीराम सेंटर, क्योंकि एक दिन का 60,000 रुपया देना, तो वो 60,000 रुपए खाली वो नहीं है, रिहर्सल स्पेस के 5,000, चाय मट्ठी के लगा लो कुछ 1,000 रुपए,
फिर प्रॉपर्टी, कॉस्ट्यूम सेट करते करते लाख रुपए को आज भी याद है। एक नाटक को बनाने की लागत आती है 1 लाख रुपया, वहां पे कमाना बहुत मुश्किल था ऑडी में। ये तो अब जाकर टिकटें बिकने लगी हैं, बिकॉज अब थोड़ा सा नाम हो गया तो लोग आ जाते हैं देखने के लिए। तो आज भी हम लोग आपस में, या मोस्टली विकास जैसे हमारे ग्रुप का जो मेन सीईओ है तो वो संभालता है, उसने अपने कुछ पैसे नौकरी करके जोड़े, वो अपने पैसे लगाता है, वो बोलता है कि नाटक करना है। और मेरी ये रहती है कि तू ऑडी कर ले, रिहर्सल स्पेस कर ले, बाकी एक्टर्स को कैसे लाना वो मैं लाऊंगा, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, हम चाय पियेंगे, बस मट्ठी खाएंगे और उसमें नाटक तैयार करेंगे। आज भी यही होता है, आज भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो आज भी अभी पीछे एक नाटक किया तो मेरे ख्याल में 1000-2000 रुपए नुकसान में हमने नाटक वाइंड अप किया था। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल होता है, तो हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, क्योंकि आज भी हमारे पास, हम स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं लेकिन स्पॉन्सर्स के बड़े अलग तमटे नखरे होते हैं, फिर उनकी बड़ा भाई जो फिल्म में ठीक है, फिल्म में कर लो ठीक है, लेकिन थिएटर में वो मजा नहीं आता है, थिएटर में वो हो नहीं पाता है इन सब बिल्कुल करके दिखाने में। सो इस तरह से होता है यार, इसी तरह से। साकिब यहाँ पर आ गए, मैं जतिन तेरे साथ बस साकिब को नमस्कार बोल देता हूँ। ये भी विकेट कीपर बैट्समैन रहा है हिंदू कॉलेज से, और मुझे एलीट मॉडल मैनेजमेंट में साकिब के साथ थोड़ा सा काम करने का मौका मिला था। तो साकिब नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है देख के। तो अच्छा, वो जो एक्टर है, हाँ साकिब हिंदू कॉलेज से पास आउट है। मैं यार बड़ा ही एक्टर जो है लड़का, हाँ तो साकिब इज हियर। तो अब ऑब्वियसली 83 की हिस्ट्री तो हाँ एक्टर है, बहुत बड़ा, मैंने देखा उसे फिल्मों में, देखा उनको, डैड की मारुति नहीं मैं तेरे साथ का ही है अब तो जतिन। अच्छा जतिन, एक वो भी हंस रहा होगा उधर। जतिन, एक अभी सीरीज आई है बम फाड़ करके, और मैंने जो देखा कि एक चीज हमें उसमें बहुत सीखने को मिलेगी अगर हम उस पर थोड़ी सी बात कर पाए, कि आपको पहली बार आपने बोला कि आपको किसी लड़की के साथ अच्छे से बातचीत करने का मौका मिला है, उसे गले लगाने का मौका मिला है, और रिलेशनशिप थोड़ा सा बनाने का मौका मिला है। सो कैसे उसका कैरेक्टर कैसे रहा? क्योंकि मैंने बहुत सुना उसके बारे में कि गले नहीं लगाया और अपने आप को मैं दूर रख रहा था। तो ये वाला जो एक्टिंग का एक प्रोसेस है, ये थोड़ा सा अगर डिस्कस कर पाए। सी होता क्या है कि ये बात वहां से शुरू हो सकती है, जब तुमने बोला कि जब नाटक पढ़ते हो तो क्या आता है, उसी तरह से जब आप नाटक पढ़ने के बाद अपना कैरेक्टर पढ़ते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब आप कैरेक्टर पढ़ते हैं, तो कैरेक्टर में क्या बातें हैं जो स्टैंड आउट कर रही हैं, जो जिसके बेस पे आप अपने कैरेक्टर को जिसके बेस पे आप कैरेक्टर को बनाएंगे। तो सीक्रेट गेम करने के बाद, क्योंकि एक इमेज बड़ी राउडी रफ गैंगस्टर की बन गई थी, तो मैं चाहता था कि लोगों को ये ना लगे कि सारी उम्र ये यही करेगा या इसको यही रोल देना है। तो जब बमफाड़ ऑफर हुई थी तो मैंने पहले रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला एक दोस्त का कैरेक्टर है, जो हीरो है उसका दोस्त है। तो मैंने बोला भाई ये दोस्त वोस्त के कैरेक्टर तो मैं करूंगा नहीं, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे, कास्टिंग डायरेक्टर थे तरण बजाज, उन्होंने बोला आप एक बार आके मिल लो रंजन चंदे जो डायरेक्टर है उससे, तो आपको आप स्क्रिप्ट पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि ये वो दोस्त नहीं है जो दोस्त बन के रह जाता है, जो कंधे कंधे टाइप का दोस्त होता है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो पूरी गेम, जो पूरी कहानी जो है फिल्म की वो चलाता है। अब उस कैरेक्टर की कुछ चीजें थी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मैंने निकाली, कि जैसे वो जिस लड़की से प्यार करता है उसको बचपन से देख रहा है, आज 28 साल उसकी उम्र हो गई है, लेकिन कभी उससे हाथ नहीं मिलाया, ना गले मिला होगा। ये स्क्रिप्ट में ऐसा था कि आज तक कभी उसने उससे बात नहीं करी है, उसको बोला नहीं आई लव यू, जबकि मन ही मन बहुत प्यार करता है उससे। फिर वो ये था कि दोस्त तो है, लेकिन अपना कोई इसका फायदा होना होगा कहीं पे, तो पहले वो उसको सिद्ध करेगा, मतलब पहले अपना फायदा देखेगा, चाहे दोस्ती उसके लिए ताक पे रखनी पड़े। तो ये जब कुछ चीजें आई तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा बिहेवियर में लाने की उसे कोशिश करी, कि मैं जब सेट्स पे रहता था या जिस दौरान कानपुर में जब शूट चल रहा था, और मैं सारा दिन वो थॉट को अपने दिमाग में चलाता था कि आदित्य मेरा दोस्त तो है, लेकिन ठीक है उतना भी नहीं है, मतलब कल को
ये कुछ बन जाएगा तो मुझे पूछेगा नहीं शायद, और ये नहीं ऐसा करेगा तो मुझे भी इससे दिल नहीं लगाना है। वैसे ही वो था कि सना, ये जो आप जिस केस की बात कर रहे हो, ये ऐसा था कि सना जब हम रिहर्सल में मिलते थे तो एक मतलब फिल्म में सीन था कि वो गले लगाता फाइनली उसको जाहिद। तो सना जब भी आती थी रिहर्सल में, हम जब भी मिलते थे ऑन सेट या कभी, तो सबसे गले मिलती थी, मेरे पास भी आती थी, मैं हाथ ही मिलाता था या मैं दूर से नमस्ते कर देता था। तो उसने मुझे एकदम गुस्से में बोला कि क्या तरीका है, उसने मतलब कि जतिन आप मुझसे क्यों गले नहीं मिलते, मैंने आपसे कुछ गलती कह दी है, कुछ हो गया? मैंने कहा नहीं, और मैं बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा प्रोसेस, मतलब ये मैं प्रोसेस मैं ये भी नहीं बताना चाहता था, बट वो इतनी मासूम है ना कि मैं उससे छुपा नहीं सका। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा सना एक सीन है जहाँ पे जाहिद तुम्हें पहली बार गले लगाएगा वालिया को, तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन वो शूट हो जाएगा ना उसके बाद मैं तुम्हें गले लगा दूंगा। सो आई वांट टू फील दैट कि जब जाहिद ने पहली बार अपनी जिंदगी में उस लड़की को गले लगाया होगा तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, दैट फीलिंग यू नो। तो मुझे 28 साल तो नहीं जीने पड़े उसके लिए, लेकिन मैं कुछ 28 दिन अगर जी सकूं या अपने आप को रोक सकूं, so that was my process to do that, and not only just in that scene, और भी कई सीन थे जिसमें एक सीन है क्लाइमेक्स में जहां वो कन्फेस करता है जी कैरेक्टर है जी, भाई मैं उस लड़की से प्यार करता हूं और गलती तो मुझसे हो गई है लेकिन आई डोंट रिग्रेट इट। उस सीन को तैयार करने के लिए करीबन 3 दिन हमने वो शूट किया वो सीन, और तीनों दिन क्या बात है, मैं अपने आप को किसी से बात नहीं करता था, मैं अंदर ही अंदर उस बात को चलाता रहता था कि आज मुझसे नाटे, जो आदित्य के कैरेक्टर का नाम है, वो मुझसे सवाल करने आ गया अगर, तो मैं क्या जवाब दूंगा जब उसको ये बात पता लगेगी कि मैं इससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करने वाला हूँ, तो वो मुझे कैसे देखेगा, यू नो। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन वर्क इट आउट इन योर माइंड टू प्रिपेयर द कैरेक्टर। तो ये सब मैं कुछ हरकतें करता था। मैं कानपुर की सड़कों पे मोटरसाइकिल जो मुझे दे रखी थी कैरेक्टर को मेरे, वो लेके मैं दौड़ता रहता था सड़कों पे, कपड़े डाल के। क्या बात है। शूट से जस्ट 5-10 मिनट पहले मैं उनको बोलता था जैसे ही आपका शॉट रेडी होगा ना मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। सो बिफोर दैट आई जस्ट टू फील द एम्बियंस, टू फील कि ये जो सिटी जिसके अंदर मैं रहता हूँ, जिसकी ये कहानी है, उसकी हवा कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, है ना। तो वो बड़ा प्यारा प्रोसेस है जब आप उसको जीते हैं। So these are the few things which I did. तो जब वो मतलब 28 दिन या 28 साल जब वो गले लगने वाला सीन आया था, तो मतलब वो लगा कि प्रोसेस कहीं काम आए। वो बहुत प्यारा सीन था यार, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सुंदर, अनफॉर्चुनेटली उसमें एक गड़बड़ हो गई। उस सीन के अंदर मेरे हाथ में एक सफेद कबूतर था, तो ये एक्चुअली कबूतरबाज है फिल्म के अंदर, तो मेरे हाथ में एक सफेद कबूतर आ गया गलती से, तो वो सफेद कबूतर वो मुझसे गले मिलती है और वो सफेद कबूतर उड़ता है। ये सीन था, ये सीन बन गया। अब जब वो फिल्म सेंसर के लिए गई तो सेंसर वालों ने मना कर दिया कि जो कबूतर है सफेद वो लुप्त हो रहा है, तो ये हम आपको नहीं रखने देंगे, ये सीन जो है एडिट होगा। और जब मुझे ये खबर दी गई कि वो सीन जो है वो एडिट हो गया है, तो मैं बहुत गुस्से में था उस दिन। मैंने कहा हाउ डेयर दे डू दिस। तो मुझे प्रोड्यूसर्स ने बताया क्या ना कि 5 लाख या कितने लाख रुपए लगेंगे सर, तो आ जाएगा वो सीन, उनको देना पड़ेगा फीस। तो मैंने बोला 5 लाख तो तुम कहाँ ही दोगे। तो वो सीन खैर एडिट हो गया, तो मुझे बड़ा अफसोस है उसका, बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ यू नो फिल्म थिंग्स। नहीं बहुत बढ़िया। एक कंफ्यूजन सबके माइंड में रहती है जतिन की, इवन बहुत सीखे हुए एक्टर्स के भी माइंड में रहती है कि दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होने का जो एक प्रोसेस है वो भी हो गया। अब वहां जाकर अब तो फॉर एग्जांपल मुकेश छाबड़ा सर, कास्टिंग पे इन श्रुति महाजन, इन सब ने बहुत ट्रांसपेरेंसी कर दी है, लेकिन अभी भी एक्टर्स और उनके बीच में कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि 4 लाइनों को बोलने में वो पूरी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए ही होता है पीछे। सो जब भी कोई एक्टर जाता है कास्टिंग डायरेक्टर से, सो उन दोनों का जो मेन रिलेशनशिप है वो कभी कभी एक्टर्स समझ नहीं पाते, और आपने बहुत सारा वो फील किया है, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बात कर पाओ। आई थिंक ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये ट्रायल एंड एरर जो होता है ना, ट्रायल एंड एरर उस फॉर्मूले पे बेस्ड है कि आप ट्राई करते हैं और या तो हो जाता है या नहीं हो पाता है। मतलब आप ट्राई करें और क्रैक हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम। बिकॉज जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास होता है, जैसे मुकेश छाबड़ा का आपने नाम लिया, वो तो बहुत ही तरीके से करते हैं। कुछ कंपनी जैसे कास्टिंग भी है,
तरण बजाज है जिसको मैंने देखा। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं एक्टर्स के साथ। अगर इनको समझ में आ रहा होगा ना कि एक्टर पहुंच रहा है जो हम उसको उससे चाह रहे हैं, तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये आपको बिठाएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे उसके बारे में। कई बार ऐसा होता है क्योंकि एक लाइन है, एक डायलॉग है, उसका बैकग्राउंड कुछ थोड़ा बहुत कैरेक्टर का आपको पता है, जितना ब्रीफ मिला है, तो कई बार आप वो समझ पाते हैं, कई बार आपको समझ में नहीं आता है। इसी के बेस पे या तो आप पास हो जाते हैं या आप रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले तो एक ब्लैंक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं, ये बिना सोचे कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये थॉट ये सोचकर जाओगे कि यार मुझे करना ही है, मुझे कैसे भी करना है, मुझे तो पास होकर ही निकलना है, मुझे तो फिल्म चाहिए, मुझे तो ये सीरीज चाहिए, तो आपके दिमाग में वो रह जाएगा, आप कैरेक्टर नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाओगे। दूसरी चीज, एक फियर जो है कैमरे को फेस करने का, सामने लोगों का, उसको दिमाग से निकाल दो कि कोई देख के क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, कोई नॉट फिट बोलेगा, कुछ बोलेगा। ये पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, ये हमें सुनना ही पड़ेगा। तो जब सुनना ही है तो फिर घबराना क्यों? फेस देम, जाके फेस करो, लाइन में खड़े हो। मैं खड़ा हुआ हूँ, बहुत लाइनों में खड़ा हुआ, बहुत बार बोले नॉट फिट, रिजेक्ट, जाओ, अननोन, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस तो हो रही है मेरी, मैं कैमरे के सामने जा रहा हूँ, मुझे सीखने को तो मिल रहा है, किसी ने भी मौका मिल तो रहा है। तो उस वक्त आप जब जाते हैं, सबसे पहले अपनी सारी परेशानियों को हटा दो, क्योंकि अब आप वो करने जा रहे हो जिसके लिए आप तड़पते थे। अब आपको वो काम करने का मौका मिल रहा है, जो आपको एक मौका चाहिए था वो मिल रहा है। फोकस ऑन दैट, लिसन टू योर कास्टिंग डायरेक्टर, व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट ही सेज। फोकस करो, उसको फॉलो करो, लाइन को याद करो। याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मीटर बना लो कि एंड, शुरुआत क्या है, मिडल क्या है, एंड क्या है। शुरुआत में क्या बात हो रही है, मिडल में क्या हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है, इसको समझ के याद करें। और डोंट ऑलवेज स्टिक टू द लाइन्स, यू कैन इम्प्रोवाइज। आप बात समझ गए हो, अगर वो बात नहीं आ रही है तो उसको दूसरे तरीके से कह दो। कभी कभी ये बहुत पसंद आ जाता है लोगों को। सो देयर इज नो एग्जैक्ट इक्वेशन कि ये इज इक्वल टू दिस। सो आई वांट टू से दैट जस्ट बी रिलैक्स, बी यू, कैरेक्टर समझिए, फॉलो दैट एंड परफॉर्म दैट वे। कभी भी प्रेशर में मत आओ। दिस इज इट, आई थिंक, जो मैं करता हूँ। मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, कि मैंने सबको यही कहा था कि सच में बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि अब स्कूल में बहुत थिएटर हो गया जतिन, इसीलिए। और उनको मैंने यही कहा था कि आपके लिए एक मास्टर क्लास हो सकती है, क्योंकि सारे बच्चों के 100% नहीं आने अब, और 100% नहीं आएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि आप अच्छा, ओके। तो यही चक्कर है कि आप अपने पैशन को जी लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जो मेरे लिए है जतिन, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, मैंने तो पूरी जान लगा दी 83 में। मुझे मैं फ्रैंकली मैं एक सेकंड में बस बता देता हूँ, मैंने तो ये तक कर लिया कि मैंने मुकेश सर, बलविंदर सर और उनको यहाँ तक भी लिख के भेज दिया, सर जब ये लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, आप मुझे साथ ले चलो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना हिमाचल में, तो मुझे स्टेडियम में आप पानी पिलाने दो, क्योंकि एक जो क्रिकेटर जो बनना चाहता है, वो पहली बात तो स्टेडियम में रह रहा है एज एन एक्टर, बहुत बड़ी बात है। फिर आप उसको एरोप्लेन में लेके जाते हो बाहर, फिर आप उसको लॉर्ड्स, लंदन, माय गॉड क्या क्या आपने उसको जिंदगी दिखा दी। फिर आपने वर्ल्ड कप के टाइम आप उसको ले गए, अभी मेरे दिल में वो सब कुछ है। आपने सचिन के साथ आप आ गए, एवरीबॉडी वाज देयर। और क्रिकेटर के लिए यशपाल शर्मा को तैयार करना, प्लीज थोड़ी सी बात उस पर जतिन, मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि राहुल पूरी तरह से 83 का पार्ट है। ये एक फौजी का कैरेक्टर कर रहा है इस फिल्म में, 83 में। नॉट ए क्रिकेटर बट एक आर्मी मैन का। नहीं शुक्रिया बस। और फिल्म मेरे ख्याल में फिल्म में बहुत अच्छा इसका एक पार्ट है, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। दूसरी बात, मैं उन अभी जैसे आपने बताया टीचर्स और प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट तो देख ही रहे हैं, उन सबको मेरा एक बार फिर से नमन, बिकॉज आई हैव दिस ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जो मुझे उस वक्त नहीं थी जब मैं बेवकूफ स्टूडेंट था एक। आज मुझे लगता है अगर काश मैं पढ़ लिख लिया होता, टीचर्स को सुन लिया होता, तो जीवन में और थोड़ा सा अच्छा बेहतर इंसान होता। एनीवेज, तो 83 की जो बात है मेरे दोस्त, बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि
मुझे उस हर इंसान के लिए, उस हर क्रिकेटर के लिए जो क्रिकेट के पीछे पागल है, जैसा कि मैं तुम्हारी बातों से भी मुझे समझ में आ रहा है, मैं उसको कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से, मैं नहीं हूँ उतना पागल नहीं हूँ क्रिकेट के लिए, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। और मुझे ये है कि अगर मैं हार गया, और क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, और मुझे हारना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सब गेम से दूर रहता हूँ। क्योंकि मैं जब अपने आप को देखता था ग्राउंड पे, जब मुझसे नहीं हो पाता था, तब मुझे इतना गुस्सा आता था कि मेरा दिल करता था मैं अपना सर दीवार में मार दूं, या मैं कैसे अपना मुंह छुपा लूं कि मुझसे खेला नहीं जाता है, या मैं नहीं उतना अच्छा कर पा रहा। ये इनिशियल डेज की बात थी। तो मुझे बिल्कुल ये सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। मैंने मदन लाल के कैरेक्टर के लिए तैयारी की थी। मैंने बॉलिंग एक्शन मैच किया था मदन लाल सर का, एंड उनका एक चंक है ऑडिशन का जो मैंने मुकेश सर को जाके दिया था, और बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा उसके लिए नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए मेरे ख्याल में हार्डी को इन लोगों ने पहले पसंद कर लिया था। हाँ हाँ। और ये जो यशपाल का कैरेक्टर है, ये भी किसी और एक्टर को मिला हुआ था, वो कर रहा था इसको। मैं पूरी गेम से आउट हो चुका था, मैं था ही नहीं किसी भी उसमें। बट एक दिन मुझे कॉल आता है मुकेश चावला सर के यहाँ से कि आपको बैटिंग करते हुए एक वीडियो बना के भेजना है जल्दी, वी वांट टू टेस्ट यू फॉर यशपाल शर्मा। मुझे लगा यार यशपाल शर्मा पता नहीं कौन है, मैंने नहीं सुना था आज तक। फिर मुझे लगा पता नहीं अब ये जगह भरने के लिए मुझे बुला रहे हैं, कि बाकी सब मेन हो गए, अब मेरे को बुला रहे होंगे जो बच गया होगा। और मैं एलटीजी ऑडिटोरियम में बैठा हुआ था, मुझे आज भी याद है, किसी प्ले के लिए। और मैंने बोला कि यार विकास जी था, मैंने कहा बैट कहाँ से लाऊं और कहाँ ये ऑडिशन बना के भेजूं, मैं नहीं भेज रहा। दे कंटिन्यूअसली ट्राई टू टैप मी कि भैया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भेजो। मैंने बोला यार मेरे पास बैट नहीं है, मैं नहीं भेज पाऊंगा, मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करनी है। तो फाइनली एक दिन उनका फोन आया, हिरेन में एक लड़का है वहां पे, उसने बोला कि सर कबीर खान इज गोइंग टू लंदन एंड बिफोर दैट ही वांट्स टू सी यू बैटिंग, प्लीज भेज दीजिए। फिर मुझे लगा कि भैया जाएंगे ऑडिशन बना के फिर जाकर के मैंने कहीं वो बनाया, बैटिंग करते हुए ऑडिशन भेजा, एंड वेरी सेकंड कॉल वाज कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द रोल, कि आपको यशपाल शर्मा का रोल करना है। मैंने कहा ओह शिट, क्या बात है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बॉम्बे पहुंचा, मेरे को बोला कि आप स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो या कबीर खान सर से मिलना चाहते हो। मैं उनके ऑफिस में था, मैंने बोला नहीं, मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा पहले, मैं देख लूं कि मैं इसको करने के लिए मैं चाहता भी हूं कि नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है अगर कबीर सर से मिल लिया तो मुझे प्रेशर में ना करनी पड़े फिल्म। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और सिवाय इमोशनल होने के और आंखों में आंसू होने के मेरे पास कुछ नहीं था। इतनी खूबसूरत फिल्म लिखी हुई थी, इतनी सिंपल लोगों की कहानी थी जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया था अपनी जिंदगी में, और वो रिक्रिएट करने का मौका मिल रहा था मुझे, जिसके लिए मैं कितना ही शुक्रिया अदा करूं ऊपर वाले का कम होगा। एंड मुझे याद है कबीर खान सर, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, कबीर खान केम एंड उन्होंने टैप किया, उन्होंने बोला भाई इतना क्या पढ़ रहा है जतिन, मैंने तो इतना लिखा भी नहीं है। मैंने बोला सर आपने जो कुछ भी लिखा है लिखवाया बहुत खूबसूरत है, प्लीज मैं खत्म करके आपसे बात करता हूँ। एंड ही सेड कि ठीक है मेरे ऑफिस आ जाइए। मैंने स्क्रिप्ट खत्म की, मैं ऑफिस गया, एंड द ओनली थिंग आई जस्ट वांटेड टू हियर एंड से इज कि यस आई एम डूइंग द प्रोजेक्ट। एंड कबीर खान सर वाज सो जेन्युइन, सो जेंटलमैन, ही वाज स्माइलिंग एंड सेइंग कि क्या करना है बता। मैंने कहा सर करूंगा मैं, आई लाइक्ड इट। ही सेड यस, बहुत प्यारी फिल्म है, कैसी लगी? मैंने कहा बहुत खूबसूरत है सर। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड। फिर प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गए। बलविंदर सिंह संधू, एज यू मेंशन, उन्होंने प्रैक्टिस करानी शुरू करी। रोज सुबह 2-2, 3-3 घंटे हम प्रैक्टिस करते थे। धर्मशाला गए तो 4-4 घंटे सुबह प्रैक्टिस, दोपहर को ऑफ करने के बाद फिर शाम को फिर प्रैक्टिस। मतलब हिमाचल के उस ऑडिटोरियम में हमने खून, हाथ पैर सब हमारे जाम हो गए। मतलब पूरे की पूरी लातें, टांगे ऐसी दर्द होती थी, शिन पेन इतना होता था, क्योंकि दौड़ रहे हो आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाकर, प्रिपेयर कर रहे हो। इतना हार्ड प्रिपेयर था करना। हमें लगा था एक्टिंग करनी है, बाद में समझ में आया तो बहुत तैयारी करनी है। देन वी वेंट टू लंदन, और मैं नहीं बोल सकता हूँ इससे ज्यादा कुछ इस फिल्म के बारे में। आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग। आई नो आप प्लीज हाँ, आई नो। लॉर्ड ओवल जो लोगों का सपना है सिर्फ देखने का, हम उस पिच पे खड़े हुए थे।
लॉर्ड्स की पिच पे उस लॉन्ग रूम को पार करके हम अपने सीन्स दे रहे थे, उस बालकनी में जहां पर सौरव गांगुली सर ने टी शर्ट घुमाई थी, टी शर्ट घुमाई थी 83 में इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप होल्ड किया था, हम वहां खड़े थे और हम वहां पर शूट कर रहे थे। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ था कि मैं कितने बड़े प्रोजेक्ट का और कितने लाखों लोगों के सपने को जी रहा हूँ, या कितने लाखों लोगों का सपना है जो मैं यहाँ खड़े होकर जी रहा हूँ। एंड आई सैल्यूट all of you who love cricket, who are passionate about cricket, who are playing cricket, who watch cricket like anything. I hold a great respect for all of you. And yes, मुझे अब बिल्कुल क्रिकेट का जो मेरे लिए कल जो सम्मान था उससे कई अधिक बढ़ चुका है। मैं जतिन एक बात बोल सकता हूँ कि ये मतलब गलत नहीं लेना, तो जितने भी फिल्में आज के बाद 1 करोड़ भी फिल्म्स करने वाला है ना, बट जो ये जो क्रिकेट वाली जो फिल्म है ना, क्योंकि ये कभी दोहराई नहीं जा सकती, ये कभी दोबारा होगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट में बहुत फिल्म्स आई, इवन MS धोनी वाली भी फिल्म आई, या अभी अनुष्का शर्मा भी कर रही है, झूलन गोस्वामी पे उनकी फिल्म आ रही है। लेकिन ये जो 83 फिल्म है, क्योंकि मुझे जितनी देर कबीर खान सर के साथ काम करने का मौका मिला था, ही वॉज फिनोमिनल। जो नॉलेज थी उनके पास क्रिकेट को लेके, मैं सिर्फ एक चीज देखने को थोड़ा सा ज्यादा उतावला हूं। एक तो कपिल देव सर का एक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, वो ऐसे करके ऐसे वाला एक्शन है। सो रणवीर सिंह जी ने उसको कितनी जद्दोजहद से किया है, वो दिखेगा पोस्टर में तो फुल दिखता है। और एक कि ये ज्यादा मैचेस टेलीकास्ट नहीं हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ जीत ही नहीं सकते। लेकिन यशपाल शर्मा जी की एक बड़ी खूबसूरत बात है, इससे पहले फ्रेंडली मैच हुए थे श्रीलंका के साथ, तो उसमें कपिल देव और यशपाल शर्मा जी की पार्टनरशिप हुई थी। तब जाकर वेस्ट इंडीज वालों ने कहा था कि ये तो बाप है, इनको अंडरडॉग्स तो समझ लो, लेकिन ये जीत भी हो सकते हैं। तो जतिन, ये बड़ी खूबसूरत बातचीत थी, और मेरे लिए सच में सीखने को बहुत मौका मिला, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग इनटू थिएटर फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years, तो मुझे था कि जो बात आज होने वाली है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मास्टर क्लास। जतिन, बस जाते जाते एक मैसेज जो आप बस पूरी कम्युनिटी को देना चाहते हो। लॉकडाउन है, आई नो, एज एन एक्टर आप क्या उनसे बस बात शेयर करना चाहते हो? I think I have 2 messages. One for the actors जो लोग देख रहे हैं, जिनको एक्टिंग से कुछ लेना देना है जी। I just want to say them, be very confident about your art, learn it properly, be patient, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पैशन को जिंदा रखो अपने, कभी मरने मत दो। और माँ बाप से उनके मैं कहना चाहता हूँ, सपोर्ट करो जो भी आपका बच्चा करना चाहता है, बिकॉज आप उसको इतना सा भी सपोर्ट करोगे ना तो ही और शी कैन डू वंडर्स। सो प्लीज सपोर्ट, और बच्चे भी जो है जो करना चाहते हैं वो अपने माँ बाप को अपना कॉन्फिडेंस शो करें कि व्हाटएवर दे आर डूइंग इज दे आर पुटिंग देयर हार्डशिप, दे आर पुटिंग देयर 100% टू दैट। तो प्लीज फोकस रखो। बाकी जो अभी जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जस्ट वांट टू से दैट दिस इज द रियल टेस्टिंग टाइम। We've played with nature a lot, and now it's time that nature is playing with us. So I think we have to respect the nature. We have to respect each other, human beings. You know, this is the time when we are learning actually कि हमें क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया जिसकी वजह से हमको ये भुगतना पड़ रहा है। So anyways, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस हमें सतर्क रहना है, safe रहना है। This is what we can do. And on that note, I think thank you everybody. Thank you Rahul for having me. I think नहीं। यकीन नहीं था कि इतना खूबसूरत हो जाएगा, बट रियली जो तुमने चीजें पूछी वो अभी तक मैंने किसी भी जगह नहीं बोली थी, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। मेरे प्लेजर। जतिन, एक स्कूल के बच्चों ने एक मैसेज भेजा था, बस मैं वो तुझे दिखा रहा हूँ। ये मैंने मुकेश छाबड़ा सर से सीखा है, छोटा सा है कि मुकेश छाबड़ा सर ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी यूज करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तुर्दी कामरा। मैं नमस्कार, मेरा नाम है तुर्दी कामरा। मैं DLDAV शालीमार बाग में पढ़ती हूँ। मुझे राहुल सर के साथ थिएटर करते हुए 1 साल हो चुका है। आज मुझे पता लगा कि बातों बातों में सेशन में राहुल सर से बात करने वाले हैं जतिन सरना जी, जो कि सैक्रेड गेम में एज अ बंटी के कैरेक्टर में आ चुके हैं, और बहुत अमेजिंग उन्होंने कैरेक्टर किया था, और अमेजिंग, बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर था, और वो बहुत अच्छे से करते हैं हर चीज को। तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं तो बहुत छोटी हूँ उसके लिए। तो सर, अमेजिंग, थैंक यू सो मच।
थिएटर ग्रुप के साथ थिएटर, मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। आपने थिएटर के साथ बहुत सारा काम किया एंड उसकी वजह से आपने सेक्रेड गेम, सोन चिड़िया जैसी सक्सेसफुल स्टफ में काम किया हुआ है। एंड सर मुझे आपकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है। एंड सर मैं आपसे कुछ चीजों का इंस्पिरेशन भी लेता हूँ कि सर थिएटर की तरफ से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए एंड हम कैसे एक्टिंग में प्रोग्रेस कर सकते हैं थिएटर में। सर मैंने सेक्रेड गेम्स देखी है एंड सोन चिड़िया भी देखी है एंड सर आप यू आर रियली गुड एट अमेजिंग दोस स्टफ्स। थैंक यू सर, स्टे सेफ। ये लास्ट वीडियो है। आई थिंक I'm suddenly राम फैन देख रखा है, सेक्रेड गेम्स में आपको रोल देख रखा है, सचिन सर में एंड सोन चिड़िया में देख रखा है, जो मेरी इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म। बट आई थिंक मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस जो अब भी इट स्टूड बैक एट, मैं अब भी याद करता हूँ, वाज बिन्नू का सपना। कि यू नो छोटी शॉर्ट फिल्म है एंड टू completely portray the complexities of masculinity and वो madness and वो ज्यादा उभर के बाहर नहीं आ रही, वो बहुत understated है and you're just one of your shots when you realize, मैं ज्यादा गिव अवे नहीं करना चाहता, but you see the two of them coming out of the door and वो सारा पूरा रिएक्शन पूरी फिल्म में, एक तो फिल्म भी बहुत अच्छी है बट जैसे आपने वो निभाया है, आई थिंक दैट विजुअल दिमाग में मेरे जहन में चिपक गया। तो आई थिंक थैंक यू फॉर दैट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। तो जतिन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बस छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको देख के कुछ ना कुछ आज सीखे जरूर होंगे। जल्दी मिलते हैं जतिन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फिल्म्स जो भी आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।